हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, दिवाली की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और फिर से एक बार मैं अपनी कर्मस्थली पर आ चुका हूं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे शरीर यहाँ हो लेकिन मन वहीं छोड़ आया हूं। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों के लिए एक मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई थी। उस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आए, लेकिन बहुत से लोगों ने उसे पसंद भी किया है। आप में से जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो को देखने में आपको सचमुच बहुत मज़ा आएगा। उस वीडियो में बहुत मेहनत भी लगी है। दोस्तों, मैं चाह रहा हूँ कि आगे चलकर भी मैं ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। आप लोगों की इस संबंध में क्या राय है, आप ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज से लगभग 10 महीने पहले मैंने आपको जिम कॉर्बेट साहब की लिखी रुद्रप्रयाग के आदमखोर की कहानी सुनाई थी। उस कहानी को मैंने 10 भाग में बनाया था और उस कहानी को इस चैनल पर सबसे ज़्यादा बार सुना भी गया है। जिम कॉर्बेट के जीवन की सबसे मशहूर कहानी रुद्रप्रयाग का आदमखोर ही है। ये आदमखोर सन 1918 से 1926 तक रुद्रप्रयाग के लोगों को मारता रहा था। इसने लगभग 125 लोगों की जान ले ली थी और इसे मारने में जिम कॉर्बेट को कई महीनों तक मशक्कत करनी पड़ी थी। तब जाकर यह आदमखोर मरा था। जिस दिन यह आदमखोर जिम कॉर्बेट द्वारा मारा गया था, प्रत्येक वर्ष उसी दिन रुद्रप्रयाग में आज भी मेला लगता है। आप लोग सोच सकते हैं उस आदमखोर का मारा जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी था। तभी तो वो दिन रुद्रप्रयाग के लोगों के लिए एक इतिहास बन गया। जिन लोगों ने वो कहानी नहीं सुनी है, वो लोग पहले उस कहानी को इस चैनल पर ज़रूर सुनें। उस कहानी का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डाल दिया है। आप लोग उस पर क्लिक करके डायरेक्ट रुद्रप्रयाग के आदमखोर कहानी पर जा सकते हैं। उस कहानी को सुनने के बाद ही आप लोग आज की कहानी पर आगे बढ़ें, नहीं तो आप लोग इस कहानी का महत्व नहीं समझेंगे। रुद्रप्रयाग के आदमखोर को मरे 95 साल से अधिक हो चुके थे, लेकिन 2019 में फिर से रुद्रप्रयाग में एक आदमखोर लेपर्ड एक्टिव हो गया। इतने सालों तक इस क्षेत्र में किसी भी दूसरे आदमखोर ने पैर नहीं रखा, लेकिन इतने सालों बाद यहाँ पर एक आदमखोर आ पहुँचा। इसका शिकार करने का तरीका पहले वाले रुद्रप्रयाग के मैन ईटर लेपर्ड की तरह ही था। इसलिए बहुत से लोग ये मानने लगे थे कि रुद्रप्रयाग का आदमखोर दूसरा जन्म लेकर वहाँ के लोगों से बदला ले रहा है। जो आदतें पहले वाला लेपर्ड अपनाता था, वही आदत ये बाद वाला लेपर्ड भी अपनाता था। जैसे कि ये लेपर्ड भी सिर्फ छोटे बच्चों को ही अपना शिकार नहीं बनाता था, बल्कि वो बड़े से बड़े आदमियों के ऊपर भी हमला कर देता था। जबकि सामान्य आदमखोर लेपर्ड छोटे बच्चों और महिलाओं को ज़्यादा शिकार बनाते हैं और वो पुरुषों से दूरी रखते हैं, लेकिन इस लेपर्ड ने किसी को नहीं छोड़ा। ये दिन था 6 नवंबर 2019, जब रुद्रप्रयाग के सौराखाल नामक जगह के पास स्थित सतनी गांव का एक आदमी अपने खेतों में काम कर रहा था। उसकी उम्र लगभग 60 साल की थी। वो अपने परिवार में सबसे बूढ़ा था और जानवरों के लिए घास और चारे की व्यवस्था करना उसके जिम्मे का काम था। हर रोज़ की तरह वो सुबह 8 बजे के करीब ही अपने खेतों के पास मेड़ के किनारे किनारे उगी हुई जंगली घासों को काट रहा था। ये खेत सीढ़ीदार थे। ये बूढ़ा नीचे वाले खेतों में काम कर रहा था और ऊपर के खेतों की तरफ से यह आदमखोर लेपर्ड उस आदमी को घास काटते हुए देख रहा था। ना जाने उसके मन में क्या आया। दुर्भाग्यवश वहाँ पर कोई दूसरा आदमी नहीं था। उस दिन से पहले वहाँ पर इस लेपर्ड ने किसी भी बच्चे या इंसान को नहीं मारा था, ना ही उसने किसी पर हमला किया था। इसलिए यहाँ के लोग लेपर्ड के खतरे से निश्चिंत थे। लेकिन ये बूढ़ा आदमी क्या जानता था कि आज का दिन उसका अंतिम दिन होने वाला है। इस लेपर्ड ने ऊपर वाले खेत से ही
आदमी पर छलांग लगा दी। उस समय वो आदमी झुककर घास काट रहा था। लेपर्ड के उस आदमी के ऊपर कूदते ही इस आदमी का संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, लेपर्ड ने उस आदमी की गर्दन को अपने मुंह में पकड़ लिया। वो बेचारा जब तक ये समझ पाता कि उस पर लेपर्ड का हमला हुआ है, उस बेचारे आदमी की गर्दन लेपर्ड के जबड़े में आ चुकी थी। वो बेचारा खुद को बचाने के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। वो एकदम बेबस हो गया था। जिस दराती से वो घास काट रहा था, उसके हाथ से वो भी छूट चुकी थी। वो अपने निहत्थे हाथों से लेपर्ड को मार रहा था, लेकिन लेपर्ड ने उसे नहीं छोड़ा। थोड़ी देर में ही दम घुटने की वजह से उस आदमी की मौत हो गई। उस आदमी के मरते ही लेपर्ड ने उसे उठाया और वहाँ से चलता बना। वो आदमी प्रतिदिन 10 बजे के करीब अपने घर को वापस लौट जाता था, लेकिन आज वो घर वापस नहीं लौटा। जब सुबह के 11:30 बजे तक वो घर पर नहीं पहुंचा, तब उस बूढ़े आदमी की पत्नी ने अपने बेटे से कहा कि वो अपने पिताजी को खेत में से बुला लाए। उस बूढ़े का लड़का खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके बाप द्वारा काटी गई घास और घास काटने वाली दराती खेतों में ही गिरी पड़ी है, लेकिन उसका बाप वहाँ पर नहीं है। लेकिन तभी उसे खेत में गिरा हुआ खून दिखा। वो उन खून के निशानों का पीछा करते करते खेत से कुछ दूरी पर एक झाड़ी के पास पहुंचा। जब तक कि वो झाड़ी के और पास पहुंच पाता, तभी उसे एक लेपर्ड के गुर्राने की आवाज़ सुनाई। वो समझ गया कि लेपर्ड ने उसके बाप को अपना शिकार बना लिया है। लेपर्ड की गुर्राहट ने उसे डरा दिया। वो लौटकर अपने घर को वापस आ गया। उसके बाद उसने अपने पड़ोस के आदमियों को जल्दी जल्दी इकट्ठा किया और वो फिर से बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर इसी झाड़ी के पास वापस आ गया। लेपर्ड तब तक झाड़ियों में ही था, लेकिन जब लेपर्ड ने इतने सारे लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखा, तब वो लेपर्ड पहले ही वहाँ की झाड़ियों के अंदर से होते हुए भाग निकला। गांव वालों ने उस आदमी की लाश को झाड़ियों में से खींचकर बाहर निकाला। उन्होंने देखा कि लेपर्ड ने बड़ी बेरहमी से आदमी के कमर पर से कुछ भाग खा लिया था। पास में ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की चौकी थी। उन लोगों ने सबसे पहले फॉरेस्ट वालों को ये सूचना दी कि यहाँ पर एक गुलदार ने एक आदमी को दिन दहाड़े मार डाला है। दोस्तों, हिंदी भाषा में लेपर्ड को गुलदार भी कहते हैं, इसलिए अगर मैं कहानी में आगे कभी लेपर्ड की जगह गुलदार शब्द का प्रयोग करूं, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर बात एक लेपर्ड की हो रही है। फॉरेस्ट चौकी वालों द्वारा वायरलेस से वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिस में ये सूचना दे दी गई। कुछ ही देर में उस गांव में वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर और फॉरेस्ट रेंजर पूरे दलबल के साथ पहुँच गए। उसी दिन गुलदार को पकड़ने के लिए गांव के आसपास 3 पिंजरे लगाए गए। तीनों पिंजरों के अंदर बकरियों को बांधा गया, लेकिन लेपर्ड वहाँ से जा चुका था। वो इन पिंजरों में नहीं फंसा। इस घटना के दूसरे दिन उसी जगह से नीचे 2 किलोमीटर जाने पर एक गांव पड़ता था, जिसका नाम था बासी। उस गांव की एक महिला पर लेपर्ड ने हमला कर दिया। ये महिला अपने परिवार के साथ एक बहुत छोटे से घर में रहा करती थी। इस महिला ने अपने घर पर ही 2 गाय पाली हुई थी। उसके परिवार में उसका पति और 2 बच्चे थे, जिनमें से एक बच्ची 3 साल की थी और उसका छोटा बेटा मात्र 1 साल का था। इन लोगों के अलावा इस परिवार में उन बच्चों की दादी भी रहती थी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, पहाड़ी औरतें बहुत मेहनतकश होती हैं। अगर पहाड़ों में लोगों द्वारा गाय भैंसें पाली जाती हैं, तब इन गाय भैंसों के चारे पानी की व्यवस्था की पूर्ण जिम्मेदारी औरतों के ऊपर ही होती है। अपने जानवरों को चारे के लिए औरतों को घास काटने के लिए घने जंगलों में जाना पड़ता है। कभी कभार इन्हें कई फीट गहरी खाइयों में भी उतरना पड़ता है, तो कभी कभी कई 100 फुट ऊंचे पहाड़ों पर भी चढ़ना पड़ता है। जिस पेड़ पर हम लोग चढ़ने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे, ये औरतें ना सिर्फ उन पेड़ों पर चढ़कर पत्तों को काटती हैं,
बल्कि वो पेड़ के एकदम शिखर बिंदु तक पहुंच जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें ऊंचाई से डर ही नहीं लगता। ये औरत भी कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों के साथ साथ अपने पाले गए दोनों जानवरों का पेट भी भरा करती थी। उस दिन भी वो अपने जानवरों के लिए घास लेने के लिए अपने कुछ महिला साथियों के साथ जंगल में गई हुई थी। ये लोग मुख्य सड़क से नीचे उतरकर गहरी ढलान में घास काट रही थी। इस महिला ने जब काम भर घास काट ली, तब काटी गई घास में से आधी घास लेकर ये ऊपर सड़क तक आई और इसने घास को वहीं सड़क किनारे रख दिया। वो ढलान इतनी तिरछी थी कि सर पर एक ही बार में भारी घास का गट्ठल लेकर सड़क तक नहीं आया जा सकता था। इसलिए वो एक बार में आधी घास लेकर ही सड़क तक आई थी। उसके बाद फिर से वो आधी घास लेने के लिए नीचे उतर गई। तभी ना जाने कहाँ से वो आदमखोर गुलदार झाड़ियों में से बाहर निकला और इस महिला पर कूद पड़ा। ये महिला खुद को बचाने के लिए पीछे हटी और वो नीचे ढलान में गिरती चली गई। उसके पीछे पीछे वो लेपर्ड भी ढलान में कूदता चला गया। उस औरत के साथ की महिलाओं ने भी लेपर्ड को उस औरत पर हमला करते हुए देख लिया था। वो सब भी चिल्लाने लगी, लेकिन उसके बाद ना तो वहाँ पर वो लेपर्ड दिख रहा था और ना ही वो औरत। उन महिलाओं में से एक महिला के पास उसका एक छोटा फ़ोन था। उसने गांव में फ़ोन किया और कुछ देर में गांव के बहुत से लोग लाठी डंडा लेकर वहाँ पर पहुँच गए। इन लोगों ने कुछ फॉरेस्ट वालों को भी अपने साथ वहाँ पर ले लिया था। दूसरी घटना घटने के बाद वहाँ के डीएफओ ने वाइल्ड लाइफ चीफ से इस लेपर्ड को आदमखोर घोषित करने और उसे मारने की परमिशन मांगी और शाम होते होते लेपर्ड को मारने की परमिशन दे दी गई। तब वहाँ के डीएफओ ने लखपत सिंह को फ़ोन लगाया और उन्होंने लखपत सिंह से कहा कि वो यहाँ पर पहुँच जाएं। लेकिन लखपत सिंह ने कहा कि मैं अगर अभी भी अपने घर से निकला तो मुझे वहाँ पहुँचने में काफ़ी देर हो जाएगी और हो सकता है कि तब तक वो लेपर्ड उस महिला की लाश को पूरी तरह से खा ले। इसलिए आप लोग किसी लोकल शिकारी को वहाँ पर बैठा दें ताकि अगर रात में वो लेपर्ड उस महिला की लाश को खाने आता है तब उसे मार दिया जाए। फॉरेस्ट वालों ने नीचे ढलान में जाकर उस महिला की लाश को खोज निकाला। महिला की लाश के पास कोई बड़ा पेड़ नहीं था। वहाँ पर एक पतला सा पेड़ था, लेकिन उस पर भी बैठने लायक कोई मोटी डाल नहीं थी। उस पेड़ के अलावा वहाँ पर मचान बनाने लायक कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। पेड़ पर बैठने के लिए दो लोकल शिकारियों को तैयार किया गया। ये दोनों लोकल शिकारी बहुत हिम्मती थे और इन्होंने उसी पेड़ पर बैठने का निश्चय भी किया। वो लोग शाम को 4:30 बजे के करीब उस पेड़ पर बैठ गए थे। बाकी के फॉरेस्ट वाले और गांव वाले वापस लौट चुके थे। ये लोग मुख्य सड़क पर ही रुके हुए थे, क्योंकि उन दोनों शिकारियों ने कहा था कि वो लोग पूरी रात यहाँ पर नहीं बैठेंगे। अंधेरा होते ही ये लोग मुख्य सड़क तक आ जाएंगे और उसके बाद वो वापस लौट जाएंगे। लेपर्ड पेड़ पर चढ़ने में माहिर होते हैं, इसलिए इतने कमज़ोर पेड़ पर बैठने का जोखिम लेना सबके बस की बात नहीं थी। फिर भी उन दोनों लोकल शिकारियों ने बहुत हिम्मत दिखाई थी। जैसे ही शाम होना शुरू हुई, तभी उन लोगों को एक मादा हिरण के वार्निंग कॉल की आवाज़ सुनाई दी। आसपास में ज़रूर कोई ना कोई बाघ या लेपर्ड था, जिसे देखकर ये मादा हिरण बोल रही थी। ज़्यादातर चांसेस इसी बात के थे कि आसपास में वो आदमखोर लेपर्ड है, जो अब वापस महिला की लाश की तरफ आ रहा है। ये दोनों शिकारी एकदम सजग हो गए और बहुत शांत होकर लेपर्ड के वहाँ आने का इंतज़ार करने लगे। लेकिन ये दोनों जिस डाल पर बैठे हुए थे, ये डाल बहुत कमज़ोर थी, जो उनके भार से हिल रही थी। ऐसे में हिलती हुई डाल पर बैठकर गोली चलाना बहुत मुश्किल काम है। थोड़ी देर में लेपर्ड उस औरत की लाश के पास आता हुआ दिखाई दिया। इन दोनों शिकारियों के पास अपनी अपनी बंदूकें थीं। पहले वाले शिकारी ने लेपर्ड की तरफ अपनी राइफ़ल को पॉइंट किया और राइफ़ल का घोड़ा दबा दिया, लेकिन ये क्या, उसकी राइफ़ल से गोली चली ही नहीं। राइफ़ल की धातु से एक आवाज़ हुई, जिसे सुनकर वो लेपर्ड
पेड़ की तरफ सिर उठाकर देखने लगा। जैसे ही दूसरे शिकारी को यह आभास हुआ कि उसके साथी के बंदूक से गोली नहीं निकली है, तो वो भी डर गया और उसने भी जल्दबाजी में अपनी राइफल को लेपर्ड की तरफ पॉइंट करके गोली चला दी। ये गोली लेपर्ड को मारने के लिए कम, खुद को बचाने के लिए ज़्यादा चलाई गई थी, क्योंकि जैसा कि पहले वाले आदमी के राइफल से गोली नहीं चली थी, तब ये दोनों शिकारी बहुत डर गए थे, क्योंकि जैसे ही लेपर्ड ने उनकी तरफ देखा तो ये समझ गए कि अब ये लेपर्ड उन पर हमला करेगा, और इसी डर के वजह से लेपर्ड पर चलाई गोली नहीं लगी। लेपर्ड पर गोली ना लगने का दूसरा कारण ये भी हो सकता था कि वो दोनों जिस डाल पर बैठे हुए थे वो बहुत पतली थी और वो उनके वजन से हिल रही थी। निशाना साधते समय शिकारी का एकदम स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। हल्का सा भी हिलने पर गोली अपने टारगेट से भटक जाती है। लेपर्ड उन दोनों के इतने पास तक आ गया था, लेकिन गोली की आवाज़ सुनकर वो वहाँ से भाग निकला। अगर उसी दिन वो लेपर्ड मर गया होता तब तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती, लेकिन लेपर्ड मरा नहीं था। लेपर्ड वहाँ से भाग चुका था। कहानी अभी भी बाकी थी। ये दोनों शिकारी जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे उतरे और ये दोनों भागते हुए सड़क पर आ गए। ये लोग बहुत डर गए थे। इन लोगों ने कहा कि उस लेपर्ड ने हम दोनों को पेड़ पर बैठे हुए देख लिया था। अब हम लोग उस पेड़ पर नहीं बैठ सकते थे और हो सकता है कि वो लेपर्ड फिर से वहाँ पर ना आए, क्योंकि वो गोली की आवाज़ से डर गया होगा। इसलिए आप लोग अभी जाकर उस औरत की लाश को वहाँ से उठा लाएं। गांव वाले फॉरेस्ट वालों के साथ हो हल्ला मचाते हुए नीचे उतरे और उस औरत की लाश को उठाकर वापस गांव में ले आए। अगले दिन लखपत सिंह भी अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर पहुंच गए थे। सबसे पहले उन्होंने वहां के लोकल लोगों से लेपर्ड के बारे में कुछ जानकारियां ली। उनकी मुलाकात उन दोनों शिकारियों से भी करवाई गई जिन्होंने लेपर्ड पर गोली चलाई थी। लखपत सिंह ने उन दोनों शिकारियों से पूछा कि आप लोगों ने तो उस लेपर्ड को देखा था, आप लोग हमें बताइए कि वो लेपर्ड कैसा दिखता था। उन दोनों शिकारियों ने कहा कि हमने अपने जीवन में इतना बड़ा लेपर्ड कभी नहीं देखा था। ये लेपर्ड बहुत बड़ा है, जैसे कोई बाघ हो, और इसके शरीर का रंग भी कुछ फीका सा पड़ गया है। ये बात सुनकर लखपत सिंह ने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है ये लेपर्ड एक नर लेपर्ड है और इसकी उम्र अब बुढ़ापे की ओर बढ़ चली है, मतलब इसकी उम्र 14-15 साल तो रही होगी। इतनी जानकारी से भी लखपत सिंह को काफ़ी मदद मिल गई थी, क्योंकि एक क्षेत्र में एक से ज़्यादा लेपर्ड रहते हैं और आदमखोर लेपर्ड का अपना कोई क्षेत्र नहीं होता है। वो सिर्फ अपने ही एरिया में शिकार नहीं करता, बल्कि वो दूसरे लेपर्ड के एरिया में भी जाकर इंसानों को मारने लगता है। इसलिए इतने बड़े जंगल में लेपर्ड को ढूंढने जाने पर आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही आदमखोर लेपर्ड मिलेगा, आपको दूसरे लेपर्ड भी मिल सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में उस लेपर्ड को पहचानने में ये जानकारियाँ काम देंगी। अपने साथियों के साथ लेपर्ड को खोजने के लिए लखपत सिंह ने पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया और शाम तक उन्हें पता चला कि वहाँ पर एक दूसरा शिकारी दल भी आ चुका था, जिसका नेतृत्व जॉय हुकील कर रहे थे। जो लोग जॉय हुकील को नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बता दूं, जॉय हुकील भी उत्तराखंड के बहुत प्रसिद्ध शिकारी हैं। अभी तक लेपर्ड ने 2 इंसानों को मार डाला था, जिसमें एक महिला थी और एक पुरुष। लखपत सिंह ने जॉय हुकील से बात की और उन्होंने कहा कि हम दोनों को अलग अलग जगह पर लेपर्ड को खोजना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग एक ही जगह पर लेपर्ड को खोजेंगे तो दूसरे गांव वालों को ये शिकायत रह सकती है कि शिकारी उनके गांव में नहीं आते हैं। उन लोगों को भी सुरक्षा चाहिए। इसलिए हाल फिलहाल में लेपर्ड ने जिस गांव की महिला को मारा था, लखपत सिंह ने जॉय हुकील से कहा कि वो उसी गांव में रुक जाएं और वो खुद अपने साथियों के साथ सौरा खाल जा रहे हैं, जहां लेपर्ड ने 3 दिन पहले एक बूढ़े आदमी को मारा था। सौरा खाल में लखपत सिंह और उनके साथियों के रुकने के लिए एक कमरे की व्यवस्था कर दी गई थी और उनका खाना पास की फॉरेस्ट चौकी से ही आता था। वहाँ पर गांव के बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल और एक जूनियर हाई स्कूल भी था। दिन के समय में अक्सर लेपर्ड किसी भी झाड़ी या पेड़ पर चढ़कर आराम करते हैं
दिन में उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल भरा काम है। इसलिए लखपत सिंह ज़्यादातर रात में ही लेपर्ड को ढूंढने के लिए निकलते थे। लखपत सिंह ने दिन के समय में स्कूलों में जाकर प्रोजेक्टर की मदद से लेपर्ड और उसके हमले से बचने के उपायों के बारे में बच्चों को जागरूक करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्कूलों में जाकर क्लासेस दी ताकि स्कूलों के छोटे बच्चे जो दूर दूर तक पैदल चलकर स्कूल आते जाते थे, वो रास्ते में लेपर्ड से बचने के लिए सावधानियां जरूर बरते, जैसे कि वो रास्ते के किनारे उगी हुई झाड़ियों के पास से ना गुजरे बल्कि उनसे दूरी से होकर निकल जाएं। साथ ही साथ वो गांव-गांव जाकर महिलाओं को भी लेपर्ड के अटैक से बचने के लिए जागरूक कर रहे थे। लखपत सिंह के इस कार्य की सराहना उत्तराखंड सरकार द्वारा भी की गई थी। उनके इस कार्य के लिए समाचार पत्रों द्वारा भी उन्हें काफ़ी सराहा गया। वो गांव जो लेपर्ड अटैक के लिए सेंसिटिव माने जाते थे, उन गांव के आसपास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई गई। इस डिवाइस की खास बात ये थी कि जब भी कोई जंगली जानवर इसके पास से गुजरता था, तब ये ज़ोर से अलार्म की आवाज़ करती थी और इस आवाज़ को सुनकर वो जानवर डर जाता था। अलार्म के साथ ही इसमें लाइटें भी जलती थी। इस डिवाइस का मुख्य उद्देश्य जंगली जानवरों को गांव से दूर रखना था। साथ ही लेपर्ड को पकड़ने के लिए जगह जगह पर पिंजरे भी लगाए गए थे। इन्हीं गांव में से एक गांव शियारी था। ये गांव सड़क से नीचे ढलान में लगभग 1 किलोमीटर नीचे था। इस गांव के कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने लेपर्ड को देखा है। इसलिए तत्काल सरकार द्वारा गांव के आसपास 2 लोहे के पिंजरे लगा दिए गए थे। इन पिंजरों के अंदर बकरियां भी बांधी गई। एक दिन लखपत सिंह को फ़ोन आया कि एक घर के आंगन से लेपर्ड दिख रहा है। लखपत सिंह तुरंत ही अपने साथियों के साथ उस गांव में पहुंच गए। वहां जिस घर के आंगन से लेपर्ड दिख रहा था, वहां से खड़े होकर देखने पर लखपत सिंह को भी लेपर्ड की एक झलक दिखाई दी, लेकिन लेपर्ड वहां से बहुत ज़्यादा दूर था, जिस पर निशाना नहीं लगाया जा सकता था। इसलिए लखपत सिंह अपने साथियों के साथ लेपर्ड के पास जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन जब तक वो लेपर्ड के पास पहुंच पाते, लेपर्ड वहां से जा चुका था। लखपत सिंह ने फिर भी लेपर्ड को ढूंढने का अपना प्रयास जारी रखा। उन्होंने लेपर्ड के फुटप्रिंट्स को खोज निकाला। जमीन पर पड़े फुटप्रिंट्स को देखने से ऐसा लग रहा था कि लेपर्ड कुछ ही मिनट पहले यहाँ से आगे चला गया था। शायद उसे लखपत सिंह और उनके साथियों के वहाँ आने की भनक मिल चुकी थी। लखपत सिंह ने लेपर्ड के फुटप्रिंट्स को देखते हुए लेपर्ड का पीछा करना शुरू किया। लगभग 15-20 मिनट लेपर्ड का पीछा करने के बाद लखपत सिंह को लेपर्ड दिख गया, लेकिन देखने में ये लेपर्ड बहुत जवान लग रहा था, जिसका रंग एकदम चटक था, जबकि लखपत सिंह को बताया गया था कि आदमखोर का रंग फीका है। इसलिए लखपत सिंह ने उस लेपर्ड पर गोली नहीं चलाई। उन्हें लगा कि ये लेपर्ड आदमखोर नहीं है, ये कोई दूसरा लेपर्ड है। लखपत सिंह अपने साथियों के साथ वापस गांव में आ गए और उन्होंने गांव वालों से कह दिया कि ये लेपर्ड आम लेपर्ड है, ये वो आदमखोर लेपर्ड नहीं है जिसे मारने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन गांव वालों का कहना था कि उन्हें इस लेपर्ड को भी मार देना चाहिए था। लेकिन लखपत सिंह ने उन लोगों से कहा कि उन्हें बस आदमखोर को मारने का परमिट मिला है, ना कि किसी भी लेपर्ड को। वैसे भी इस लेपर्ड को मारने से क्या फ़ायदा होगा, जिसने कोई गलती ही ना की हो। लखपत सिंह को यहाँ आए 1 हफ्ता होने वाला था, लेकिन अभी तक उनका आदमखोर लेपर्ड से आमना सामना नहीं हुआ था। तो दोस्तों, कहानी के प्रथम भाग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस भाग में आपने सुना कि इस आदमखोर लेपर्ड ने 2 इंसानों को अपना शिकार बना लिया है और इस लेपर्ड को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए, लेकिन ये लेपर्ड उनमें नहीं फंसा। सरकार द्वारा इस लेपर्ड को मारने के लिए शिकारियों को आमंत्रित किया गया है। लखपत सिंह और जॉय वकील दोनों ही यहाँ पर आ पहुँचे थे, लेकिन इन दोनों में से कौन पहले आदमखोर को मारेगा, यह आपको कहानी के अगले भाग में पता चलेगा। कहानी आगे चलकर और अधिक रोमांचक होने वाली है। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करने से पहले मैं अपने कुछ चहेते सब्सक्राइबर्स का नाम लेना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले कुछ हफ्ते में वीडियो पर बहुत अच्छे कमेंट किए थे। उनके नाम हैं रोशन यादव, प्रशांत कुमार,
गोदावरी गौड़ा, राघवेंद्र पुजारी, शीतल उमरानिया, ममता पांडे, कुलदीप कुमार पटियाला से, भोला यादव छत्तीसगढ़ से, मोहम्मद शब्बीर हुसैन मुंबई से, सन्नी चौहान, कोमल उपाध्याय, ऋतिक शर्मा, बॉबी सिंह, नंदलाल जैन, ललित मेहता, राव हन्नान पाकिस्तान से, यश राणा, वरुण कुमार, राजेश कुमार, सरदार साहब और मुकेश गौर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों, मिलते हैं कहानी के अगले भाग में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।